हेलो। तो आज अपन देखेंगे गैल्वेनिक सेल। क्या? चल जा भाई। गैल्वेनिक सेल है ना। गैल्वेनिक सेल एक ऐसा सेल, यानी ऐसा सेल जो केमिकल एनर्जी को यानी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे। ऐसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को यानी रसायनों के द्वारा जो उत्पन्न ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में बदल दे, ऐसे सेल को अपन कहते हैं गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी। तो मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, A+B बना रही है वो C+D। अब देखो ये गैल्वेनिक सेल की कोई रिएक्शन है, समझो, है ना। ये कोई रिएक्शन है तो इसका जो डेल्टा G आएगा ना, अपन अपन को पता है कि अपन देखो SLOT से अपन क्या करते हैं कि डेल्टा S टोटल से अपन स्वतः प्रवर्तिता निर्धारित करते हैं कि अगर SLOT का मान पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसमें ऊष्मा खर्च हुई है, मतलब एंट्रोपी बढ़ गया है। तो वो मतलब क्या हो गया, स्वतः प्रक्रम है। SLOT का मान SLO अगर इसका मान नेगेटिव है तो वो अश्वतः प्रक्रम है। इसी तरह अगर ऐसे इससे अच्छा काम करती है ये डेल्टा G गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान नेगेटिव होता है तो वो स्वतः प्रक्रम होता है, पॉजिटिव होता है तो वो अश्वतः प्रक्रम होता है। ये अपन देख चुके हैं, है ना। तो इस रिएक्शन के लिए जो अपन ने डेल्टा G कैलकुलेट किया तो वो कैलकुलेट आया <<0 मतलब नेगेटिव। मतलब इससे क्या हुआ कि ये एक स्वतः अभिक्रिया हो गई। क्या है? स्वतः प्रक्रम प्रक्रम। तो अपन ने ये पढ़ा भी है, मैंने कई बार बताया भी है। स्वतः प्रक्रम और अस्वतः प्रक्रम पढ़ाया था मैंने तुम्हें, तब बताया था कि गैल्वेनिक सेल में होने वाली रिएक्शन स्वतः प्रक्रम होती है। मतलब बैटरी का डिस्चार्ज होना, बैटरी का डिस्चार्ज होना स्वतः है और बैटरी को चार्ज लगाना वो अस्वतः प्रक्रम, वो फोर्सफुली होता है। ठीक है, तो वो होता है विद्युत अपघटनी सेल। ठीक है, अब गैल्वेनिक सेल समझ आएगा। स्वतः प्रक्रिया, स्वतः अभिक्रिया होती है इसकी, डेल्टा G नेगेटिव होगा स्वतः है तो, और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इतना अपन को पता लग चुका है ना। अब देखो गैल्वेनिक सेल बनता कैसे है। देखो पहली बात तो अपन को बैटरी बनानी है। ठीक है, तो अपन तो अभी तक एक ही चीज पढ़े हैं कि एक एक पदार्थ, एक वो लो, एक मतलब कंटेनर लो, उसमें एक इलेक्ट्रोड डालो और उस इलेक्ट्रोड को उसी धातु में डाल दो और उससे क्या हो जाएगा, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। अगर दो धातुओं को लगा दो तो दोनों का विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। अब इस विभवांतर को क्या बैटरी नहीं कह सकते? इस ये जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है ये डेल्टा V विभव का अंतर, यही विभवांतर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें उसमें होता है, इलेक्ट्रिक करंट में। तो ऐसे दो से दो दो अपन क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रोड को उसी के विलयन में, एक दूसरे इलेक्ट्रोड को उसके विलयन में डुबाकर उन्हें तार से जोड़ देते हैं। तो यही है गैल्वेनिक सेल। अब इस गैल्वेनिक सेल को तो समझ गया अपन क्या होता है। तो इसमें देखो क्या होगा, अपन को पता है कि एक एक ऐसी इलेक्ट्रोड होगा जिसका मानक अपचयन विभव का मान अधिक होगा, एक ऐसी होगा जिसके मानक अपचयन विभव का मान कम होगा। या मानक अपचयन ले लो चाहे मानक ऑक्सीकरण ले लो, ये भी अपन को पता है ना। विभवांतर ऐसे तो आएगा, है ना। अपन को पता है ये होता है। तो अपन को पता है कि एक एक तरफ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे और एक तरफ से मतलब एक से तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे जिसका विभव का मान, जिसके मान सिंगल इलेक्ट्रोड विभव का मान अधिक होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे और दूसरे की तरफ आएंगे। ये भी अपन को पता है ना। ऐसे ही सर्किट पूरा होगा, ये भी अपन जानते हैं। तो अब इसका एक प्रारूपिक सेल बना रहा हूं मैं, क्या गैल्वेनिक सेल। समझो मैंने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, है ना। अब कंटेनर ले लिया, अब मैंने कंटेनर में क्या ले लिया, एक ये कंटेनर ले लिया, है ना। अब कंटेनर में मैंने एक रॉड डाल दी। ठीक है, ये रॉड डाल दी। एक और कंटेनर लिया मैंने दूसरी धातु, है ना, और उसमें उसका भी क्या है, लवण होता है ना। खुद की धातु की रॉड और धातु का लेन। अब मैं इनको एक दूसरे के तार से कनेक्ट कर देता हूँ। एक एक बात समझो, ये मैंने दो धातुएं ले ली,
ठीक है, दोनों अलग अलग धातुएं हैं। अपन को पता है कि किसी का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। मान लो इसका सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है इसका। अभी मैंने ये नहीं कह रहा कि कौन सी धातु है, ये Zn है, ये Cu है, ऐसे नहीं कह रहा, मैं समझा रहा हूँ बस। तो एक बात बताओ, मान लो इसका मानक वो क्या है, इसका मानक ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है, मान लो, है ना। इसका ऑक्सीकरण विभव ज्यादा है तो ये जल्दी ऑक्सीकृत होगी और जल्दी इलेक्ट्रॉन देगी। देगी कि नहीं देगी? धातु होती है वो ऑक्सीकृत होती है, Mn प्लस प्लस n इलेक्ट्रॉन देती है। अब इसने n इलेक्ट्रॉन दिए, अब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं भाई, इलेक्ट्रॉन इधर से जाके इसमें जुड़ रहे हैं, है ना। और यहाँ क्या पड़ा है, यहाँ देखो उसी धातु का लवण है, लवण जैसे Zn होता है तो Zn का लवण क्या होता है, ZnCl2 और ZnSO4 ले लो, SO4। अब देखो उसी धातु का लवण, अब विलयन में तो अलग अलग होते हैं ये, क्योंकि ये लवण पूर्णतः टूटता है, अपन को पता है कि Zn+2 होता है और एक SO4-2 होता है। अब देखो मैं इलेक्ट्रॉन भेज रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, तो क्या ये यहाँ की जो धातु है Mn प्लस ये जो यहाँ की धातु है उससे ये इलेक्ट्रॉन जुड़कर, n इलेक्ट्रॉन जुड़कर क्या इसका m नहीं बना देंगे? अब ये m इससे जुड़ेगा, इससे जुड़ता जाएगा तो इसकी परत तो मोटी होती जाएगी, इसकी परत छोटी होती जाएगी। तो देखो समझो, जिस 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 इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे अपन कहते हैं एनोड। प्लस माइनस का चयन याद नहीं रखना है अपन को याद रखना है जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं और जिस पर रिडक्शन होता है उसे कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। अब इसे याद करने की ट्रिक होती है आलोक। क्या होती है? आलोक। ए मतलब एनोड, है ना, एनोड। एल मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर जा रहा है, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन होता है। ये वाली ट्रिक याद रखनी है आलोक। अब देखो एनोड पर हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन ओनली। कैथोड पर हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। तो अब अपनी ट्रिक लाओ। कौन सी ट्रिक? इधर लेके आओ भाई, अपनी ट्रिक लेके आओ। MR/LR यानी मोर रिएक्टिव लेस, वो क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल, यानी जो ज्यादा क्रियाशील होगा, जो जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, वो उसका जो मानक अपचयन विभव है यानी रिडक्शन पोटेंशियल है वो कम होगा। अब देखो कोई चीज जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा वो उतनी ही जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा, वो उतनी जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा और ऊपर आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऊपर वाली धातुओं का होता है कि नीचे वाली धातुओं का होता है? ऊपर वाली धातुओं का होता है भाई, ऑक्सीडेशन ऊपर वाली धातुओं का होता है ना। तो एक बात बताओ, ऑक्सीडेशन होगा ऊपर वाली धातुओं का, तो ऊपर वाली धातुओं का तो क्या होता है, यानी अब मानक अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? कम। तो एनोड ऐसी धातु का बनाओ जिसका मानक अपचयन विभव कम हो, यानी ऐसी धातु जिसका मानक अपचयन विभव कम हो, है ना। अब अपनी ये ट्रिक है ना थोड़ी सी अच्छी कर लेते हैं। MR/LR थोड़ा सही है, लेकिन अब कर लेते हैं अपन OMR/LR। OMR/LR यानी ऑक्सीडेशन होगा, मोर रिएक्टिव होगा और उसका लेस ऑफ रिडक्शन होगा, वो लेस रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो OMR/LR, OMR/LR अपनी OMR होती है ना, OMR बनने की OMR/LR। ये ट्रिक बनाओ। ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होता है,
मोर रिएक्टिव होता है, जो मोर रिएक्टिव होता है उसी का ऑक्सीडेशन होता है और उसका क्या होता है, लेस रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, मानक अपचयन विभव पर। वो मानक अपचयन विभव जिसका कम हो, तो कैथोड किसका बनेगा, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा। मानक अपचयन विभव अधिक होगा। अब देखो मानक अपचयन विभव अधिक कहाँ होता है, जो नीचे आता है। नीचे आता है MR/LR, जो मोर रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव कौन है, ऊपर के मोर रिएक्टिव है, उनका लेस वो क्या है, कम। कम क्या है, और उनका लो क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो अब देखो नीचे कौन आती है, जो हाइड्रोजन से नीचे होती है वो होती है, यानी हाइड्रोजन जरूरी नहीं है इसमें। देखो अपनी है लिकबा, Li और लिक, इन दोनों का भी बन जाएगा। ये हायर है तो ये जाएगा किस पर, एनोड पर। ये वो इसका मानक अपचयन विभव कम है ना, और ये जाएगा कैथोड पर, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक होता है। क्योंकि जो जितनी ऊपर होती है उसके मानक अपचयन विभव का मान उतना ही कम होता है। कैसे, MR/LR से। MR/LR मोर रिएक्टिव, लेस रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब इतना समझ आ गया। तो अब अपन दो धातुएं लेंगे। अब मेरे पास दो धातुएं हैं, Zn और Cu। किसका एनोड बनेगा और किसका कैथोड बनेगा, बताओ। Zn ऊपर आती है तो इसका बनेगा एनोड। तो अपन ने Zn छड़ ले ली एनोड की। अब Zn लिया है तो इसका विलयन क्या होगा, ZnSO4 का सॉल्यूशन होगा। अब इस ZnSO4 में क्या क्या होंगे, दो चीजें होंगी, Zn+2 और SO4-2 होंगे, बिल्कुल, है ना। और इसमें क्या होगा, कैथोड बनाया है अपन ने Cu का। क्यों, क्योंकि इसके मानक अपचयन विभव का मान अधिक है, ये नीचे वाली धातु है इसलिए। और कैथोड, और इसमें क्या होगा, CuSO4 होगा, जो Cu+2 और SO4-2 में होगा। ठीक है, अब इसके लवण देख लिया अपन ने, लवण की एनोड छड़ बना ली। अब अपन को पता लग गया कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है और लेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्या, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब क्या होगा भाई, तो देखो एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीजन किसका होता है, ऑक्सीडेशन धातु का होता है और अपचयन धातु आयन का होता है, ये अपन को पता है। तो अब ऑक्सीडेशन करा दो भाई एनोड पर, तो मैं कहता हूँ एनोड पर होता है Zn, धातु है अपने पास सॉलिड, है ना। Zn सॉलिड टूटेगी, Zn+2 इलेक्ट्रॉन देगी भाई। एक Zn धातु टूट के, अभी यहाँ से एक Zn धातु टूट रही है, टूट के गिर गई इसमें Zn+2। यहाँ पहले से ही Zn+2 और SO4-2 है, क्योंकि ZnSO4 का ही तो विलयन है ये, और उसमें तो ये होते हैं, और ये क्या है, लवण है, और लवण पूर्णतः टूटता है। तो उसमें ये Zn+2 टूटी और इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर 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 इधर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, अब ये भी धातु की छड़ है तो इधर से यहाँ आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ क्या है, यहाँ ये कैथोड है, और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। क्या होता है, रिडक्शन। तो एट कैथोड अब क्या होगा, कैथोड, एट कैथोड क्या होगा, इसमें देखो क्या है, Cu+2 है और SO4-2 है। अब यहाँ से जो Cu+2 है, ये एक्वस है, क्या है, एक्वस विलियन का है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उनसे रिएक्शन करके Cu सॉलिड बना लेगा। अब जो ये Cu सॉलिड है वो यहाँ चिपकना स्टार्ट हो जाएगा धीरे 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 धीरे। तो अब देखो जितनी ये छड़ डूबी हुई है उस छड़ की मोटाई अधिक होती जाएगी, और यहाँ से ये Zn+2 टूटेगा टूटेगा तो इसका क्षरण होगा, ये पतली हो जाएगी। तो मतलब एनोड है वो पतली होगी और ये कैथोड है वो मोटी हो जाएगी। इतना समझ आ गया, कैथोड मोटी हो गई। अब इसकी नेट रिएक्शन देख लें अपन। नेट रिएक्शन क्या होगी, देखो नेट रिएक्शन देखो, अब जोड़ देते हैं। तो देखो इससे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए विपरीत दिशा में। यहाँ देखो Zn सॉलिड प्लस Cu+2, है ना, यही तो हो रही है नेट रिएक्शन। Cu+2, ये बन रहा है Zn+2 प्लस Cu सॉलिड। ये रिएक्शन हो रही है भाई, ये रिएक्शन हो रही है, नेट रिएक्शन।
अब इसमें इनके आयनों को लिखें तो वो भी जरूरी है, क्योंकि Cu+2 आ कहाँ से रखा है, CuSO4 से आ रहा है ना। तो अगर असली रिएक्शन लिखी जाए तो Zn सॉलिड प्लस CuSO4, और ये जा रहा है ZnSO4 प्लस Cu सॉलिड, क्योंकि यहाँ देखो ZnSO4 बन रहा है इधर, ये Zn+2 नीचे जाके है ना, ये है असली रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो एक अधिक अधिक क्रियाशील धातु ने कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर दिया, और यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन 0 है और 0 से +2 में गया है। तो ये कैसी हो गई, ये रिएक्शन होगी विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ही हो गया अपना। विस्थापन कल पढ़ी है मैंने, विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शन, ये क्या है, विस्थापन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब समझो, अब मान लो अब बैटरी चालू हो गई, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सर्किट पूरा हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं, इधर से आ रहे हैं। अब मैं यहाँ एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ बीच में, जो धारा का मापन कर रहा है। ठीक है, धारा का मापन कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, काम हो रहा है अपना। अब समझो कुछ समय पश्चात, आफ्टर सम टाइम, यहाँ से बहुत ज्यादा Zn+2 आ जाएंगे इधर SO4-2 पहले कुछ थे, मान लो 10 थे, इधर मान लो अचानक से अब धमाधम Zn+2 टूटेंगे और ये छड़ पतली होगी, अचानक मान लो 50 Zn+2 आ गए। 50 यार, ये तो क्षण भर का ही काम है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है ना, ये काम करेगा सेल, तो Zn+2 नहीं गए, और यहाँ से इधर से मान लो जितने 50 गए, इधर से भी 50 Cu+2 जाके इस पे जुड़ गए। अब यहाँ देखो क्या बच गया, यहाँ खाली देखो, पहले देखो ये पहले विलियन था, CuSO4 बिल्कुल बराबर थे, लेकिन अब यहाँ से Cu+2 जुड़ रहे हैं, तो इसमें क्या बचा, सिर्फ SO4-2 की सांद्रता ज्यादा हुए। SO4-2 की सांद्रता ज्यादा नहीं होगी कि यहाँ पर तो देखो SO4-2 बहुत ज्यादा संख्या में हो गए, मतलब नेगेटिव चार्ज बढ़ गया इधर, तो है ना। इधर देखो, इधर क्या है, SO4-2 तो जितने थे तो थे, पर Zn+2 धमाधम आ रहे हैं भाई, धमाधम आ रहे हैं, तो इधर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो अब बताओ कौन सा टर्मिनल पॉजिटिव हो रहा है और कौन सा टर्मिनल नेगेटिव हो रहा है, समझो। देखो ये विलयन तो क्या हुआ, पॉजिटिव, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो ये छड़ हो गई नेगेटिव। कैसी हो गई, नेगेटिव, और ये नेगेटिव हुआ है, ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि इसमें Cu+2 दमादम जुड़ के प्लस बना रहे हैं। तो ये एनोड होती है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होने के कारण इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इस छड़ पर होती है इलेक्ट्रॉन की अधिकता, विलयन में नहीं, छड़ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। तो ये इधर नेगेटिव चार्ज, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्योंकि ये दमादम इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, इधर पॉजिटिव। अब देखो धारा किधर जाती है, इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन, अब देखो इलेक्ट्रॉन की गति इधर होती है, तो अपन ने देखा है कि धारा विपरीत दिशा में जाती है, तो धारा किधर जाएगी भाई, इधर। और अपन को अच्छे से पता है कि धारा सदैव +1 नेगेटिव में जाती है, प्लस चार्ज से नेगेटिव चार्ज। तो कभी भी तुम्हें सेल लगाना हो, जैसे सेल लगा दिया ये, तो अब तुम्हें पॉजिटिव टर्मिनल कहाँ बनाऊं, नेगेटिव कहाँ बनाऊं, तो धारा देखो किधर जाएगी। अब मान लो ये बड़ा वाला साइन होता है ना, अपन सर्किट पूरा करते हैं, तो ये होता है पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव सदैव। तो अब धारा किधर जाती है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर से आएगी और इधर खत्म हो जाएगी, ऐसे सर्किट पूरा करके, समझ में आए। तो हमेशा धारा पॉजिटिव से नेगेटिव जाती है और इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में जाती है। तो इलेक्ट्रॉन किसकी गति की तरह होगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इधर आएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव से पॉजिटिव की दिशा में ही जाएंगे। इतना समझ आ गया। अब क्या हो रहा है भाई, मतलब थोड़ी देर बाद समझो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। अब यहाँ देखो बहुत ज्यादा Zn+2 हो गए विलियन में, 50 हो गए, ये तो बहुत कम रह गया, 50 और आगे, इधर 50 खाली SO4-2 है, मतलब अब यहाँ देखो नेगेटिव नेगेटिव बहुत भारा हो गया, SO4-2 का नेगेटिव हो गया बहुत भारा, और ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो अब ये नेगेटिव कहेगा, अब मेरे पास ताकत है, अब मैं लगा दूंगा यहाँ प्रतिकर्षण। क्या लगा दिया इसने, प्रतिकर्षण। इधर नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्सन हो गया, इधर ये Zn+2, ये Zn+2 बहुत सारे पड़े हैं, ये और आने वाले Zn+2 जो टूट रहा है, चरण हो रहा है, उसके कारण उसको प्रतिकर्षित करेंगे। अब मतलब सेल काम करना बंद कर देगा,
क्यों? क्योंकि भाई ये विलियन कह देगा कि भाई मैं इससे ज़्यादा रिएक्शन में मेरे अंदर Zn+2 नहीं लूँगा। तो अब तो भाई लफड़ा हो गया कि भाई अभी अभी देखो ये रॉड बच रही है, Zn+2 की रॉड जब तक पूरी क्षय नहीं हो जाती है तब तक अपन को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है ना। लेकिन इसने कुछ समय पश्चात ये कह दिया कि भाई इधर Zn+2 बहुत ज़्यादा हो गया है, मैं इसे संभाल नहीं सकता इतने पॉजिटिव चार्ज को, रोको से रिएक्शन। इसने क्या कर दिया, प्रतिकर्षण के कारण रिएक्शन रोक दी। अब रिएक्शन रोक दी तो सेल काम करना बंद हो गया, सेल की दक्षता यहीं खत्म हो गई। अब इसके लिए क्या करें भाई? अब इसके लिए अपन ये कर सकते हैं कि लगातार इसमें तो Zn+2 है, अब इसमें अधिकता किसकी है, पॉजिटिव चार्ज की। तो ऐसे ही SO4- जैसे ही समायन भेजे इसमें, SO4- जैसा ही कोई आयन भेजे जो नेगेटिव चार्ज वाला हो और Zn+2 के साथ मिलकर इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। और इधर मैं ऐसे ही आयन भेजू जो इस SO4- को न्यूट्रलाइज कर दे, मतलब कोई भी पॉजिटिव आयन भेजू, मतलब मैं इधर तो नेगेटिव भेजू इधर पॉजिटिव भेजू, तो क्या होगा, इधर का पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, इधर का नेगेटिव चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा। अब जैसे ही चार्ज न्यूट्रल हो जाएंगे रिएक्शन दोबारा काम करने लग जाएगी, प्रतिकर्षण रहेगा नहीं। तो उसके लिए अपन जोड़ते हैं एक लवण सेतु, एक नलिका जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, नलिका, जिसे कहते हैं अपन लवण सेतु। क्या कहते हैं, लवण सेतु। अब ये लवण सेतु क्या करता है, इसके अंदर अपन है ना एक तो क्या लगा देते हैं, एक ऐसी घास लगा देते हैं जिससे है ना, जिससे क्या होता है कि ये इसके आयन, ये विलयन आपस में नहीं जा पाता, लेकिन इसमें अपन ऐसे आयन छोड़ देते हैं जो इधर से, जो नेगेटिव चार्ज है इधर से, मतलब इस पूरी नलिका में घास भरी हुई है। अब इसमें यहाँ से मतलब ऐसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इधर से नेगेटिव चार्ज आएंगे दमादम, जो इसको संतुलित करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को। इधर से पॉजिटिव चार्ज आएगा जो इस नेगेटिव चार्ज को संतुलित करेगा। मतलब इसमें अपन ऐसे आयन भरेंगे, कैसे, देखो इसमें KCl भर देते हैं, है ना। KCl, जो Cl नेगेटिव है वो तो इधर जाके इसको संतुलित करेगा, ZnCl2 बना देगा, और एक K+ है जो K2SO4 बना देगा। या फिर अपन रख सकते हैं KCN, है ना। ये लवण सेतु में इन विलयनों को रख सकते हैं, या फिर अपन एगार एगार का एक जेल आता है, एगार एगार, उसको रख सकते हैं, है ना। तो हकीकत में लवण सेतु काम क्या करता है, इनके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को कम करता है, जिससे सेल की दक्षता बनी रहती है और एक सर्किट को पूरा करने में, परिपथ को पूर्ण करता है। क्या करता है, परिपथ को एक पूर्ण करने में मदद देता है ना। तो मतलब जो एगार एगार जेल होता है ना, एगार एगार जेल, ये जेल से तो पूरा भरा हुआ होता है, और इसमें ये KCl या KCN ऐसे लवणों को डालते हैं जो इस जेल के माध्यम से इधर उधर जाते रहते हैं। या फिर अपन ले सकते हैं NaNO3, KNO3, है ना। ये KCN नहीं लेते हैं, है ना, KCN नहीं लेते हैं, है ना। NH4NO3 ऐसे आयनों को लेते हैं जो इनको संतुलित कर दे। साल्ट ब्रिज, क्योंकि ये सब साल्ट है, लवण इसलिए, लवण से तो इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो KCl लवण है, K+ और Cl नेगेटिव से है ना, NaNO3 सब लवण है। तो मतलब अपन को लवण सेतु का कार्य समझ आया, क्या काम करता है। एक तो ये परिपथ को पूर्ण करता है, मतलब इधर से नेगेटिव चार्ज आएंगे, इधर से पॉजिटिव चार्ज, ऐसे पूरा परिपथ सर्किट में जुड़ जाएगा। ये क्या करता है कि इसके जो अधिक, ये प्रतिकर्षण को कम करता है। क्या करता है ये, यानी ये दोनों कंपार्टमेंट है, ये कंपार्टमेंट है, ये इस कक्ष और इस कक्ष की न्यूट्रलता, उदासीनता को बनाए रखता है। जिस कक्ष में पॉजिटिव चार्ज वाले कक्ष, यानी जिस कक्ष में पॉजिटिव चार्ज है उसमें ये नेगेटिव आयन को भेजता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज है उसमें ये पॉजिटिव आयन को भेजता है, जिससे उनका चार्ज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और सेल की दक्षता बढ़ जाती है। लवण सेतु क्या करता है, लवण सेतु में धाराएं, अब देखो लवण सेतु है, इसमें धारा की, इसमें देखो इस मेन कंपार्टमेंट में, अपने मेन सेल में इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, लेकिन इधर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसको न्यूट्रल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इधर आना होगा। जब इलेक्ट्रॉन की गति इधर होगी इसमें, तो धारा की दिशा इधर होगी, इसमें धारा की दिशा इधर, इसमें धारा की दिशा इधर। मतलब लवण सेतु में सेल की विपरीत दिशा में धारा चलती है। क्या चलती है, सेल की विपरीत दिशा में। तो अब बताओ, लवण सेतु इलेक्ट्रॉन की तरफ भेजता है, एनोड की तरफ, और यह लवण सेतु धारा की तरफ चलाता है, कैथोड की तरफ, उल्टा काम करता है ना।
अब ये जो लवण सेतु है ना, ये सेल को एक विभव प्रदान करेगा, क्योंकि इसमें भी तो देखो धारा चल रही है, इसमें भी धारा चल रही है, तो इसके कारण भी तो विभव उत्पन्न होगा। इसके कारण लवण सेतु के कारण भी विभव उत्पन्न होता है। उस विभव को अपन कहते हैं, है ना, एक विभव उत्पन्न होता है जो विभव बिल्कुल इसकी देखो, इसकी धारा इधर है, इसकी धारा इधर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर है, इसके इलेक्ट्रॉन इधर है, तो मतलब इसमें जो विभव उत्पन्न हो रहा है उसकी विपरीत दिशा में विभव उत्पन्न होता है। मतलब इसका जो विभव है, इसका विभव इसके विभव को कम करता है। क्या करता है? कम करता है ना। इसका विभव है जो इसके विभव को कम करता है। तो मतलब इसका जो विभव होता है ना सेल का विभव, इसे अपन कहते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, यानी इसे कहते हैं लिक्विड। लिक्विड क्यों कहा? क्योंकि लिक्विड की वजह से आ रहा है, यहाँ तरल है ना, लिक्विड जंक्शन, JUNCTION। जंक्शन क्यों कहा? जंक्शन क्यों कहा? क्योंकि दोनों लिक्विड एक जंक्शन पे जाके मिल रहे हैं। जंक्शन में उसे कहते हैं जहाँ जाके मिलाप होता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। किसे कम करता है? लवण सेतु लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। ठीक है। और लवण सेतु का एग्जांपल तो अपन को पता ही है, NaNO3 KNO3 KCl NH4 NO3। ठीक है। और मैंने तुम्हें सेल का निर्माण बता ही दिया है, बिल्कुल बता दिया है भाई। ये सेल का निर्माण ही है। ये एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है ना, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। साल्ट ब्रिज बता दिया है तुम्हें, गैल्वेनिक सेल का निर्माण बता दिया है ना, बता दिया। अब ये जो गैल्वेनिक सेल होता है, देखो गैल्वेनिक सेल होता है, इस गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण देखेंगे अपन। अब क्या देखेंगे? सेल निरूपण। देखो एक ही पन्ने में 3 पन्ने निकाल दिए, और ये सब मैंने समझाया जो कि त्यों लिख रहे हैं नोट्स में। अब देखो अपन देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, अब देखो ये चाहे कैसा भी सेल हो, उसका रिप्रेजेंटेशन की पद्धति एक ही होती है। और ये किससे? IO है ना, अपनी IUPAC है ना, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रैक्टिकल एंड केमिकल साइंस, ही जो भी है इसके द्वारा निर्धारित है ना। तो अभी इस सेल रिप्रेजेंटेशन को समझो। इसमें 3 पार्ट में लिखेंगे अपन सेल का रिप्रेजेंटेशन, A, B और C। एक पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद डबल RD डैश लगाएंगे। दूसरा पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद डबल RD डैश लगाएंगे। ठीक है, डबल RD डैश। ठीक है, इतना समझ आएगा। अपन को लिखना क्या है? सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो अपन देखो सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखते हैं, A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट। देखो A से बनेगा अपना एनोड, यानी एनोड पर जो हो रहा है वो लिखना है अपन को। C से बनेगा अपना कैथोड, कैथोड। ठीक है। और B से क्या बनेगा? ब्रिज, BRIDGE, क्या बनेगा अपना? ब्रिज। ABC। बहुत अच्छा बैठा है, एकदम बढ़िया सिस्टम बैठा है। अब देखो मैं एक सेल लिख रहा हूँ, है ना, क्या लिख रहा हूँ? सेल बना रहा हूँ। देखो मैंने एक गैल्वेनिक सेल बना रहा हूँ। अब देखो सेल बनाने के लिए पहले रॉ मटेरियल लिख दो। मतलब यहाँ एक रॉड तो चाहिए कि अपन को, यहाँ भी एक रॉड चाहिए कि अपन को, एक लवण ब्रिज भी चाहिएगा अपन को, है ना। लवण ब्रिज चाहिएगा अपन को, यहाँ से यहाँ ऐसे बैटरी जोड़नी भी पड़ेगी, है ना। यहाँ अपन को पता है ये एनोड बनाया है, तो एनोड पर क्या होता है? इसे एनोड बनाओ, है ना, इसे कैथोड बना दो, है ना। अब मैं यहाँ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन लिखो, यहाँ क्या होगा? रिडक्शन लिखो। देखो अब गैल्वेनिक सेल लिख रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हर सेल में नहीं होता। विद्युत अपघटनी सेल में ये चार्ज चेंज हो जाता है, पर एनोड पर होता ऑक्सीडेशन ही है ना। और देखो अब अपन मैं इसे लेता हूँ भाई, मान लो किसकी धातु लो भाई, मैं किसकी लूँ? Zn वाले की ले लूँ, अपने तो Zn ही चल रहे हैं, तो Zn की ले लूँ। और इसमें Zn+2 है और SO4-2 है, इसमें Cu+2 है और SO4-2 है, और
और इसी ये Cu की रॉड है, सॉलिड है ना, Zn सॉलिड, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। और ये अपना साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज किसका मान लो भाई, किसका मान लो, साल्ट ब्रिज किसी का भी मान लो, साल्ट ब्रिज में कोई भी आयन ले लूंगे अपन, है ना। तो देखो साल्ट ब्रिज मान लो KCl का है, किसका है, KCl का, ठीक है, साल्ट ब्रिज, ठीक है। अब ये मैंने एक सेल लिख दिया, अब इस सेल का मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ। अब इसकी रिएक्शन लिखो पहले तो, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, यहाँ रिएक्शन लिख देता हूँ एट एनोड। एनोड पर क्या होता है कि जेड धातु होती है Zn, वो टूटती है और ऑक्सीडेशन करती है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन करना तो आता है ना अपन को, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगी। कैथोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा भाई, कैथोड पर यही होगा कि Cu+2 है, एक्वस, ये एक्वस बनाएगी, है ना, एक्वस क्या जाएगा Cu प्लस में, और इसमें +2 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, और Cu सॉलिड बन जाएगा। अब इसकी नेट रिएक्शन लिखे अपन, तो इनको काट दो, नेट रिएक्शन आ जाएगी अपनी Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस बना देगा Zn+2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड, ये इसकी नेट रिएक्शन हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं देखो सेल का निरूपण इन दो रिएक्शन से लिखूंगा, एट एनोड की और एट कैथोड की, है ना, एनोड की और कैथोड की रिएक्शन से। अब मैं देखो सेल रिप्रेजेंटेशन कर दूँ, तो मुझे क्या लिखना होगा, सबसे पहले ए, फिर डबल ब्रिज, फिर बी, फिर डबल डैश, फिर सी। अब मैं एनोड पर हो क्या रहा है कि Zn सॉलिड बन रहा है, Zn+2 ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यही तो बन रहा है कि नहीं बन रहा, मतलब Zn सॉलिड डैश बना रहा है Zn+2 एक्वस, यही हुआ, ऐसे लिखेंगे, बना दिया, है ना। अब इसके बीच में क्या है भाई, KCl बाबा, KCl। अब देखो इनकी सांद्रताएं भी लिखनी होती है अपन को, देखो ये Zn एक्वस में है ना, तो इसकी सांद्रता क्या लिख दो M1, ये M1 सांद्रता हुआ है, सांद्रताएं भी लिखनी जरूरी होती है ना। इनकी सांद्रता क्या है M1, ठीक है, KCl लिख दिया। अब अपन लिखेंगे क्या, अब देखो यहाँ कैथोड पर क्या है, Cu+2 एक्वस बन रहा है, Cu सॉलिड, यानी Cu+2 एक्वस बन रहा है Cu सॉलिड में, और इसकी सांद्रता M2 या सांद्रता या फिर कुछ भी, देखो अपन सांद्रता लेते हैं लेकिन हकीकत में लिखते हैं यहाँ पर सक्रियता है, सक्रियता, देखो सक्रियता क्या होती है A और सांद्रता क्या होती है M। देखो सांद्रता और सक्रियता अपन अगर तनु विलयन है तो एक ही ले सकते हैं, लेकिन सांद्र विलयन होता है ना, अपने तो तनु विलयन आएगा लेकिन सांद्र विलयन होता है, तब सक्रियता अलग हो जाती है, सक्रियता कम हो जाती है। कैसे, मतलब सांद्र विलयन है तो उनमें टक्कर होगी, तो ऐसे विलयन यानी सक्रियता वो होती है, देखो इनमें जो सांद्रता है, मतलब ऐसे विलयन जो गति कर रहे हैं, मतलब Zn+2 जो Cu है, क्या सभी Cu इसमें जा रहे हैं भाई, सभी Cu इससे जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, अपन को पता है, तो सक्रियता अलग होती है, सक्रियता कम होती है, यानी सक्रियता वो होती है जो एक्टिवली ऐसे, यानी ऐसे परमाणु, ऐसे Cu या ऐसे Zn जो एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे भी तो हैं जो भाई एक्टिवली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो चुपचाप बैठे हुए, उनका तो नंबर ही नहीं आ रहा, तो उनको थोड़ी ना काउंट कर सकते हैं अपन, इसलिए इसमें सेल निरूपण में नहीं कर सकते। लेकिन तनु विलयन होता है तो अपन मान लेते हैं कि सारे 99% सारे ही काम कर रहे हैं, तो अपन सक्रियता की जगह सांद्रता ले लेते हैं। पर सांद्र विलयन में सांद्रता अलग होती है और सक्रियता अलग होती है। सक्रियता क्या होती है, एक्टिविटी, मतलब कौन कौन से अणु एक्टिव है, कहीं कोई दर्शक ही बन के बैठा है भाई। सेल निरूपण कर दिया अपन ने, इसमें KCl लिख सकते हैं, कि जो मतलब KNO3 लिख सकते हैं, NaNO3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख लो भाई, जो भी मतलब साल्ट ब्रिज साल्ट दिया हो वो लिख लो। यानी अब अपन ने साल्ट ब्रिज लिख दिया। इस रिएक्शन को, ये जो सेल निरूपण आया है, ये है डेनियल सेल का, डेनियल या फिर गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है किसका, गैल्वेनिक सेल का, किसका,
गैल्वेनिक सेल का सेल निरूपण है। ठीक है, कोई दिक्कत है? सांद्रता दी हो ना तो सांद्रता लिखनी है अपन को यहाँ, है ना। ये देखो, अब मैं बहुत सारे सेल्स दूं तुम्हें और उनकी रिप्रेजेंटेशन करो तो कर सकते हैं अपन। देखो अपने पास एक सेल है जो अपने गैल्वेनिक सेल दे रखा है ना, एक दे रखा है CuSO4 है, मतलब एक तो अपने पास CuSO4 दिया है और एक दिया है अपने पास NaAgNO3। अब बताओ, इसमें एक तो Cu है, यानी एक तो Cu है अपने पास और एक Ag है, दो धातु है। तो Cu और Ag में से कौन ऊपर आता है? हेलेना, वो लिखवासर का नाम कौन सी है? लिखवासर का नाम अगर अलमंजन कर फिक्कड़ कोनी आगे आकू आजाज पट्टू, यानी Ag तो बहुत नीचे आता है भाई और Cu ऊपर आता है। जो ऊपर आता है उसका क्या बनता है? एनोड। तो अब इसमें एनोड किसका बनेगा? Cu का। इसमें एनोड किसका बनेगा? Cu का। Ag का क्या बनेगा? कैथोड। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि Cu मोर रिएक्टिव है, इसका लेस रिडक्शन पोटेंशियल है। समझ में आई? ऐसे अपन को कोई दो लवण दे रखे हो तो उसमें पूछा कि भाई किस लवण का क्या बनेगा, बता सकते हैं कि ये इसका तो भाई एनोड बनेगा, इसका कैथोड बनेगा। क्यों? क्योंकि ये नीचे आता है। ECS में जो नीचे आएगा उसका कैथोड बनता है, अपन को पता है ना। तो कैथोड किसका बनेगा? इसका। तो अब देखो, इसमें एट एनोड की रिएक्शन क्या होगी? एनोड की रिएक्शन, एनोड पर धातु वो होती है ऑक्सीकृत, तो Cu सॉलिड ऑक्सीकृत होगा Cu+2 इलेक्ट्रॉन में। एट कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? इसमें कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? इसमें Ag, अब Ag प्लस में होता है, +2 में थोड़ी होता है। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके बना देगा Ag सॉलिड। रिएक्शंस को संतुलित करने के लिए, इसे अपन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन 2 Ag बनेगा। बिल्कुल कर दिया। तो अपन इसका सेल निरूपण लिख सकते हैं। सेल निरूपण सबसे पहले एनोड पर देखो Cu जा रहा है Cu+2 में, मतलब Cu+2 एक्वस में गया। ठीक है, फिर डबल ब्रिज, और यहाँ पर कोई भी दे रखा हो तो ठीक, नहीं दे रखा हो तो मत लिखो, है ना। ये दो लाइनें बता देंगे कि ब्रिज की है भाई, है ना, कि यहाँ साल्ट ब्रिज लगा हुआ है। तो अभी इसमें देखो कैथोड पर ये इसमें जा रहा है, तो मतलब 2Ag प्लस किस में जा रहा है भाई? 2Ag+ जा रहा है Ag 2Ag में। तो इसको 2 लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। Ag सॉलिड में, और ये क्या है? एक्वस। वो तो रिएक्शन संतुलित करने के लिए करना पड़ता है अपन को। इसकी नेट रिएक्शन क्या होगी? इन दोनों को काट दो तो नेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं अपन, Cu सॉलिड +2Ag प्लस Cu+2 एक्वस +2Ag सॉलिड, ये एक्वस। इसकी नेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो गैल्वेनिक सेल दिया है, ये Cu सॉलिड से Cu+2 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस देखो Cu से मेटल जा रहा है, मेटल आयन में, तो एनोड की है ये, इसकी सांद्रता 1 दी है। और Ag+ जा रहा है Ag सॉलिड में, मतलब ये इसका आयन बना रहा है धातु, तो ये कैथोड की है। तो मैं वहां पर ही पथ में इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर गति करेंगे भाई, ये बताओ। अपन को पता है कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं एनोड से कैथोड की ओर। एनोड से जिधर ऑक्सीडेशन होगा वहीं से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जहाँ कहाँ जाएंगे? रिडक्शन की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? एनोड टू कैथोड, यानी Cu धातु से, Cu की इलेक्ट्रोड से Ag की इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? Cu से Ag की तरफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देखो, जिंक के मानक अपचयन विभव को कौन सी समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? देखो, इसने क्वेश्चन अच्छा दिया है कि जिंक के मानक अपचयन विभव को कौन सी समीकरण के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। समझो, देखो इसने क्या पूछा है? जिंक क्या दिया? धातु, इसका मानक अपचयन विभव। अपन को पता है कि धातुओं का ओनली होता है ऑक्सीडेशन विभव, क्योंकि धातु सिर्फ ऑक्सीडेशन कर सकती है। तो अपन जिंक का पहले क्या लिखते हैं? ऑक्सीडेशन विभव लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। जिंक का ऑक्सीडेशन विभव क्या होता है, Zn सॉलिड से बना देगी Zn+2 इलेक्ट्रॉन। ये बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बनाएगी, है ना, क्योंकि ये धातु, और धातु सॉलिड होती है, धातु गैस में थोड़ी हो सकती है भाई, नहीं होती। और ये क्या होता है, एक्वस, बिल्कुल। अब देखो मानक अपचयन विभव, अपन को पता है विभव निकालने का तरीका सिर्फ एक ही है कि उसको इसके विलयन में डालो, सॉल्यूशन में डालो, और उसकी धातु लो और उसे किससे निकालो, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कैलकुलेट करो। अब देखो धातु का तो सिर्फ ऑक्सीडेशन विभव होता है और उसकी रिएक्शन ये होती है, और हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन विभव बराबर होता है माइनस रिडक्शन विभव, यानी इसका +5 है तो रिडक्शन इसका -5 हो जाएगा, उल्टा होता है, अपन को पता है। तो मतलब जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी उसको उल्टी कर दो तो रिडक्शन रिएक्शन आ जाएगी। यानी अब ये मानक ऑक्सीकरण विभव की ये रिएक्शन है, तो अब इस रिएक्शन को उल्टा कर दो, Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन इजिकल टू बना देगा Zn सॉलिड। ये क्या है, ये रिएक्शन है गई मानक अपचयन विभव की। मतलब ये देखो Zn+2 सॉलिड +2 इलेक्ट्रॉन क्या बना रहा है, Zn सॉलिड 2, है ना। पर Zn+2 सॉलिड यानी मेटल आयन कभी सॉलिड होता है क्या, गलत, मेटल आयन थोड़ी ना होता है सॉलिड, मेटल सॉलिड होती है। Zn गैस तो हो ही नहीं सकती, Zn+2 गैस नहीं हो सकता, एक्वस होगा, क्योंकि वो चलिए भाई गैस कहाँ, वो इलेक्ट्रोड में जाएगा ना, इसमें भाई देखो इसमें जाएगा, वो Zn टूटेगा, टूट के विलियन में ही तो जा रहा है, ZnSO4 के विलियन में ही तो जाएगा। तो निम्न में से कौन सी एनोडीय अभिक्रिया नहीं है, देखो एनोडीय अभिक्रिया, एनोड पर होता क्या है, ऑलवेज आलोक के हिसाब से देखे तो एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शनों को छोड़ दो, मतलब रिडक्शन की रिएक्शन एनोड की नहीं होगी। Ag+ से Ag, भाई ये तो खुद देखो ऑक्सीडेशन किसका होता है, मेटल का, यहाँ तो मेटल आयन दे दिया, जाने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही सही है। अब देखो अब अपन करेंगे गैल्वेनिक सेल के मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालना। देखो मानक इलेक्ट्रोड विभव, यानी अपन ने अभी तक सिंगल इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा है, सिंगल इलेक्ट्रोड विभव यानी सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा है। उसके आधार पर अपन ने ECS लिखी है, अपनी पूरी ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख दी। अब अपन ने ECS लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। वो किसके आधार पर लिखी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को जोड़कर, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का 0 होता है तो उससे जितना आता है वो उसका सिंगल इलेक्ट्रोड विभव होगा कि नहीं होगा। उसमें अपन करते क्या थे कि भाई उसमें अपन करते थे कि यहाँ पर वो खुद धातु होती, कोई भी Zn धातु होती, और उसको अपन ये प्लेटिन वाली उससे जोड़ते और हाइड्रोजन से कनेक्ट करते। इसका तो अपन ई सेल मानक की स्थिति में अपन हमेशा मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेते थे, तो E0 आता, E0 किसका, E0 हाइड्रोजन का H2 का, और इसका E0 Zn का भी मानक निकाल रहे हैं तो E0 Zn का। अब देखो अपन को पता है कि E0 Zn का और E0 H2 का, इन दोनों का अपन क्या निकालते थे, ये क्या है, इलेक्ट्रोड विभव है। क्या है, इलेक्ट्रोड विभव लेते थे। तो इसमें से अपन देखो अंतर लेते थे, इसमें से इसको घटा देते थे क्योंकि ये तो हमेशा 0 होता था, तो अपन अंतर निकालते थे कि अंतर आता था अपना E0 Zn, यानी कोई भी धातु यानी मेटल, E0 मेटल ले लो, मेटल माइनस E0 हाइड्रोजन का, ऐसे करके अपन निकाल लेते थे, यानी दोनों को जोड़ते थे, है ना।
दोनों को जोड़ते थे, क्या करते थे, जोड़ते थे तो अपने पास ई नॉट नेट आ जाता था, ई नॉट। तो अब देखो ये तो जीरो होता था, इसे जोड़ो चाहे घटाओ, है ना, ये तो जीरो जीरो आ जाता था। ये अगर अपने पूरी ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में आती तो अपन जान जाते थे कि इसका भाई नेगेटिव में सिंगल इलेक्ट्रोड भी होगा। अगर पॉजिटिव आती तो अपन जान जाते थे कि इसका पॉजिटिव है। ये तो अपन ने क्या किया कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से निकालते थे। कि एक बात बताओ, क्या ये सेल नहीं है, ये सेल नहीं है। अपन ने एक एनोड लिया है, एक कैथोड लिया है भाई, ये दो 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 उसमें भी तो गैल्वेनिक सेल में भी तो दो दो इलेक्ट्रोडों को और उनके विलयनों को मैं आपस में डालकर उन्हें बस आपस में जोड़ती तो है। तो ये भी तो एक सेल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसे ही अगर अपन गैल्वेनिक सेल देखें, क्या है अपना गैल्वेनिक सेल, अपना गैल्वेनिक सेल अपन को पता है क्या होता है। गैल्वेनिक सेल इधर तो होती है Zn और इधर होता है अपना Cu, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं। अब देखो अपन ने ECS से यानी यानी इस तरीके से इसका भी निकाल रखा है पहले से ही और इसका भी निकाल रखा है। इसी के आधार पर तो अपन ने ECS लिखी है, मतलब अपन को इसका भी मानक इलेक्ट्रोड वेव ज्ञात है, इसका भी मानक इलेक्ट्रोड वेव ज्ञात है ना। इसका भी मानक इलेक्ट्रोड वेव ज्ञात है अपन को पहले से ही, इसका भी ज्ञात है। मतलब इनका मानक इलेक्ट्रोड वेव उनको क्वेश्चन में दिया होगा। यानी जैसा सेल होगा ना, यानी Zn का है, Ag का है, Cu का है, मरकरी का है, सोने का है, चांदी का है, जैसा भी सेल होगा उसका अपन को क्वेश्चन में मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा। हर सेल के हर इलेक्ट्रोड का दिया होगा। तो अपन उन दोनों के दिए हुए से अपन सेल का निकाल लेंगे। यानी इसका सिंगल इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा, इसका भी सिंगल इलेक्ट्रोड विभव दिया होगा, और उससे अपन क्या निकाल लेंगे, वो निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, सेल का। अब सेल का कैसे निकालते हैं, तो ई नॉट मानक स्थिति में सेल का इलेक्ट्रोड विभव कैसे निकालेंगे अपन। इसके इलेक्ट्रोड विभव को और इसके इलेक्ट्रोड विभव को जोड़ दो, सेल का आ जाएगा। कैसे, ई नॉट ऑफ Zn। अब इस एनोड पर ई नॉट ऑफ एनोड है ना, एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, ऐसे करना है। ये है ई नॉट सेल है, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड। क्या होता है, ई नॉट ऑफ एनोड प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड, ये होता है। ठीक है। अब देखो एनोड पर क्या होता है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अपन, ई नॉट सेल। एनोड पर होता क्या है, ई नॉट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट ऑफ कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। यानी ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड विभव और रिडक्शन का इलेक्ट्रोड विभव, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसे अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन में रिएक्शन होती क्या है, मान लो ये Zn और Cu का साथ है, तो एट एनोड 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 पर रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन, है ना। और ऑक्सीडेशन में रिएक्शन क्या होती है, Zn सॉलिड टूटता है Zn प्लस टू इलेक्ट्रॉन में। मतलब Zn जाता है Zn प्लस टू में, यही तो हो रहा है। Zn प्लस टू बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो ई नॉट ऑफ सेल अपन लिख सकते हैं Zn प्लस टू का, बिल्कुल। ऐसे ही कैथोड पर क्या होगा, Cu प्लस टू एक्वस बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके Cu सॉलिड। गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, और कोई सेल हो तो उनका लिख दो भाई, क्या दिक्कत है। तो प्लस ई नॉट ऑफ Cu प्लस टू प्लस या Cu सॉलिड, है ना। तो ये ई नॉट ऑफ सेल निकालने का तीनों तरीके हैं। ए नॉट का दिया हो अपन को तो ऐसे लिख दो, ई नॉट ऑफ ए नॉट पर होता क्या है, ऑक्सीडेशन, ऐसे लिख दो। ई नॉट ऑफ ये ऐसे, तो ये अपन को दिया होगा ऐसे। कैसे, अब देखो अपन को ज्यादातर दिए होंगे सेल रिप्रेजेंटेशन क्वेश्चन में क्या देखो, सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल निरूपण दिया होगा और उससे अपन को निकालना होगा, क्या निकालना होगा। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन हैं और उनका दिया होगा। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है अपना, पहला क्वेश्चन है देखो इसमें कि Zn बन रहा है Zn प्लस टू, Cu प्लस टू बन रहा है Cu, है ना। यहाँ अपन को दूसरी रिएक्शन दी है Zn प्लस Cu प्लस टू इज इक्वल टू Zn सॉलिड, है ना। और ये Zn प्लस टू प्लस Cu सॉलिड, मतलब ये तो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये सेल रिएक्शन दी है, नेट रिएक्शन, है ना। तो कोई सा भी या तो ये देगा अपन को या ये देगा, तो अपन इसका ई नॉट ऑफ सेल कैसे लिखेंगे,
अब देखो ये Zn+2 तो सबसे पहले लिखेंगे ई नॉट Zn से Zn+2 का प्लस ई नॉट Cu+2 और Cu का लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर अगली रिएक्शन दी हो तो अगली का लिख दो। देखो ये सारी रिएक्शंस दी हुई हैं, है ना, तो इनका लिख दो। देखो ये Cu सॉलिड से Cu+2 जा रहा है तो ई नॉट ऑफ Cu सॉलिड से Cu+2 का पहले एनोड का लिखो, एनोड पर यही होता है, फिर कैथोड का लिखो, कैथोड पर यही होता है। या तो रिएक्शन दी होगी, दोनों में सर ने दोनों दिए हैं। इसमें देखो Fe, अब Fe से Fe+2 जा रहा है तो यह दे दो, Cu से Cu+2 जा रहा है। इसमें देखो Zn+2 और Ag+2, ये देखो कोई दिक्कत है इनमें लिखने में? क्या दिक्कत है भाई? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन दिक्कत यहाँ आ गई। अब इस क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में अपन को Zn प्लस, देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार पढ़ो। और क्वेश्चन में क्या दिया है अपन को? क्वेश्चन में दिया है कि ई नॉट Zn+2 से Zn माइनस 0.76, है ना, वोल्ट, है ना, और दिया है अपन को ई नॉट Cu+2 से Cu 0.34 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसने सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है Zn से Zn+2 Cu+2 से Cu। अब इसका इसने बोला है कि ई नॉट ऑफ सेल निकाल दो। क्या निकाल दो भाई? ई नॉट ऑफ सेल निकाल दो। इसने इसका ये दिया है। अब देखो, अब अपन को इनको मत देखो, इसको देखो। ये क्या है? सेल रिप्रेजेंटेशन। अपन को पता है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है, अपन को पता है। तो अपन क्या लिखेंगे? ई नॉट ऑफ सेल, ये लिख देंगे अपन। ई नॉट ऑक्सीडेशन का क्या है? Zn से Zn+2, है ना, प्लस ए नॉट Cu+ से Cu लिख देंगे। कोई दिक्कत है? नहीं है ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अब देखो अपन को दिया क्या है? Zn से Zn+2 दिया नहीं, ये Zn+2 से Zn दिया है। मतलब अपन को दिया है Zn+2 से Zn का। ये तो रिडक्शन की रिएक्शन है भाई, और अपन को तो ऑक्सीडेशन का चाहिए। मतलब जो दिया है उसका करो उल्टा। क्या करो? उल्टा, क्योंकि ये उल्टा है, इसका उल्टा। तो अपन को दिया क्या है? -0.76 वोल्ट। तो इसका उल्टा क्या होगा? इसके आगे नेगेटिव चिन्ह लगा दो तो उल्टा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव 0.76 वोल्ट। तो इस इधर लिखेंगे पॉजिटिव 0.76 वोल्ट प्लस Cu का तो देखो Cu+2 से Cu दिया है, Cu+2 से Cu दिया है, तो इसका तो पॉजिटिव 0.3 वोल्ट। तो अब ये टोटल आ जाएगा 1.1 वोल्ट। और ये गैल्वेनिक सेल का मान है कि ये इतनी वोल्टेज धारा देता है। कितनी? गैल्वेनिक सेल 1.1 1.1 वोल्टेज देता है। मतलब लेता नहीं है, देता है प्लस में 1.1 वोल्ट। कितना वोल्ट देता है? 1.1 वोल्ट। ये इतना, इसका इतना विभवांतर है ये ई नॉट सेल का, यानी ई नॉट सेल इतना देता है। कौन सा? गैल्वेनिक सेल या जो डैनियल सेल है, ये कितना देता है? इतना देता है, 1.1 वोल्ट विभवांतर देता है। और अपन ओम का नियम जानते हैं, V बराबर होता है IR, और इसका रेजिस्टेंस मान लो 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट का इसका रेजिस्टेंस मान लो, तो I बराबर हो जाएगा V/R, यानी V कितना है? 1.1 बटे 0.3, ये गया 1133, 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित कर देगा। कितनी एम्पियर की? 3 एम्पियर की। कितनी? 3 एम्पियर की। समझ में आया ये क्वेश्चन? अब देखो अगले 2 क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं, उसमें यही ध्यान रखना है। ये 3-4 क्वेश्चंस है ना, ये तुम्हें ही करना है भाई, है ना। अरे ये देखो, इसे तुम ट्राई करना, लेकिन बता देता हूँ क्या है। देखो ये रिएक्शन दिया है भाई, Fe से Fe+2 दिया है, Fe से Fe+2 दिया है, और इसकी ई नॉट कितना दिया है? A। कोई दिक्कत है? नहीं। Fe+2 से Fe+3 दिया है, इसका ई नॉट दिया है B, और इसने पूछा है Fe से Fe+3 का ई नॉट, है ना। क्वेश्चन अजीब है पर अच्छा है, नीट में आया हुआ है। तो इसने अपन को देखो, अब
नहीं दिखाते हैं, अर्ध सेल की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब देखो ई नॉट सेल एक योगात्मक भौतिक गुण नहीं है, मतलब इन दोनों को जोड़ के ऐसे नहीं लिख सकते, ये दोनों रिएक्शन का है तो इसको जोड़ के A+B नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं लिखा जा सकता। इसके लिए अपन को गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिखना होगा। क्या लिखना होगा भाई? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। और अपन गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन लिखते हैं डेल्टा जी नॉट बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। क्या होता है? एन एफ ई सेल। जब माइनस एन एफ ई सेल नोट करते हैं तो एन एफ ई आ जाता है। एफ क्या है? यहाँ फेराडे कांस्टेंट है। ई नॉट बराबर आएगा एम वन ई वन नॉट, ये N1 है, N1 भाई N1 E1 नॉट प्लस N2 E नॉट बटे N टोटल। N क्या है यहाँ पर? संपूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए N1 बराबर N है। ये N क्या है? मोल है। मोल क्या होते हैं? मोल। संपूर्ण अभिक्रिया के लिए टोटल मोल N है, तो E नॉट आएगा E1 प्लस E2। अर्ध सेल के लिए E नॉट सेल इक्वल टू आएगा N, ये तो इससे ये निकाल लिया। ये क्वेश्चन आएगा नहीं भाई, सर ने जैसे ही कराया है जेई का, थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है पर इतना एडवांस लेवल का आता नहीं है। तो अब अपना ये काम हो चुका है। अब देखो इसी से गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से ही अपन नरस्ट इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? नरस्ट इक्वेशन। क्या लिखते हैं भाई? नरस्ट इक्वेशन। अब देखो नरस्ट इक्वेशन कैसे आई कैसे नहीं आई ये तुम्हें जरूरी नहीं है, लेकिन क्लास में आओ उससे पहले, मुझे कल की क्लास से पहले तुम्हें ये याद होना चाहिए। देखो अपने पास अपना डैनियल सेल है, अपन को अपने पास अपना डैनियल सेल है, और डैनियल सेल की रिएक्शन क्या है भाई? सेल तो मैं नहीं बना रहा हूँ पूरा, पर मैं डैनियल सेल की रिएक्शन लिख रहा हूँ। देखो रिएक्शन क्या है? Zn सॉलिड प्लस Cu प्लस 2 एक्वस, ये बनाता है Zn प्लस 2 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। बनाता है कि नहीं बनाता? बिल्कुल बनाता है ना? 1 मिनट रुको मैं आता हूँ, है ना? तो ये अपने पास रिएक्शन होती है, ये अपन लिख देंगे, है ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये नरस्ट, ये है ना? अब अपन क्या लिख रहे हैं? नरस्ट इक्वेशन लिखना सीख रहे हैं, है ना? ठीक है, तो इस रिएक्शन के लिए मैं गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन नहीं लिख सकता क्या? देखो इस रिएक्शन के लिए, देखो अगर ये रिएक्शन मानक अवस्था में है तो मानक अवस्था में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जी नॉट, और किसका? सेल का। ये रिएक्शन है तो रिएक्शन की जगह अपन सेल की रिएक्शन है ना, तो सेल का। और मानक अवस्था में नहीं है तो मानक अवस्था नहीं है तो नॉर्मली लिखेंगे तो जी नॉट ऑफ सेल। अब जी नॉट ऑफ नॉर्मली और मानक अवस्था, ये इसकी होता है ना, ये निर्भर किस पर करता है? अपन है ना डेल्टा जी लिखें सेल का, तो ये होता है डेल्टा जी नॉट सेल मानक अवस्था में प्लस, है ना? क्या होता है? प्लस आर टी एल एन और एल एन के इक्विलिब्रियम, ये होता है ना? अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा जी सेल इजिकल टू डेल्टा जी नॉट सेल। देखो एल एन को तो अपन क्या लिख देंगे? 2.303 आर टी लॉग। अब ये क्या है? के इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। ऐसे नहीं लिख सकते क्या? अगर प्रोडक्ट 2 है तो इसकी जगह अपन यह लिख सकते हैं कि दो है, तो अगर रिएक्शन A प्लस बी बराबर C प्लस डी है कोई रिएक्शन, तो उसके लिए C की सांद्रता, D की सांद्रता और ए की सांद्रता और बी की सांद्रता, ऐसे लिख सकते हैं। अगर ए बी बी सी सी और डी डी रिएक्शन हो तो सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए और बी की पावर बी, ऐसे इनके रश्मि खंडमितीय गुणांकों को भी ऊपर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना? तो अपन प्रोडक्ट, और इसको डायरेक्टली अपन ऐसे नहीं, प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता ऐसे लिख सकते हैं। तो देखो अपने पास ये आ गई अपनी डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की रिएक्शन आ गई। अब
आने के बाद अपन एक ये वाला फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। जी सेल यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, और किस में संबंध है? गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल में संबंध है। किसके? सेल के इलेक्ट्रोड विभव में, सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव उसमें संबंध होता है -NF ई सेल। मानक अवस्था में होगा तो डेल्टा G नॉट सेल बराबर -NF ई नॉट ऑफ सेल। अब ये कैसे आया, ये संबंध कहाँ से आया याद नहीं करना, बस इतना याद रखना है कि ये संबंध होता है, ठीक है। और ये भी कोई याद रखने की बात नहीं है, अपन को तो नरेश इक्वेशन याद रखनी है बस की। अब देखो इसकी जगह मैं यहाँ पुट कर दूँ तो -NF ई सेल बराबर -NF ई नॉट सेल प्लस 2.303 RTL लॉग प्रोडक्ट की सांद्रता बटे रिएक्टेंट की सांद्रता। अब मैं क्या करता हूँ, मैं भाग दे देता हूँ इसमें -NF का, सब जगह -NF का भाग दे दिया, तो इससे तो ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल। अब ये प्लस और ये माइनस माइनस, और 2.303 RT/NF लॉग P की सांद्रता बटे Q की सांद्रता। क्या? P की सांद्रता बटे Q की सांद्रता। अब देखो ये F क्या है? फैराडे कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है? 96,500 लगभग, है ना। N क्या है? मोल। क्या है? मोल, है ना। मोल तो कांस्टेंट नहीं होते। R रेडबर्ग कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है रेडबर्ग कांस्टेंट की? रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 8.314, है ना। T ओनली लो 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पर, अगर टेम्परेचर दिया हो तो अपन को चेंज करना है, ठीक है, बराबर 298 केल्विन। केल्विन में ले लो, तो ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो ये सबरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई तुम्हारी भाषा में, है ना। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस ये जो इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो ये आती है 0.0591 बाई N लॉन्ग P की सांद्रता बटे क्यू नहीं, R की सांद्रता। R क्यू कहाँ से लिख दिया मैंने? ये है अपनी NERUST नरेस्ट इक्वेशन। क्या है भाई अपनी नरेस्ट इक्वेशन? याद होनी चाहिए, नहीं दिमाग में डाल ले कि ये नरेस्ट इक्वेशन दो तरीके से लिख सकते हैं, एक ये एक ये, दोनों तरीके से याद होनी चाहिए। अगर मैं एक बात बताऊँ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नरेस्ट इक्वेशन लिखूं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए नरेस्ट इक्वेशन लिखूं, कोई भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसका तो ई नॉट सेल क्या होता है? 0। तो उसमें से जिसका भी ई नॉट सेल 0 होता है उसके लिए ये वैल्यू कट हो जाएगी और ई सेल बराबर ये आ जाएगा। अब अपन कल ई सोल, अब देखो इसे है ना, ई सेल को अपन ईएमएफ भी कह सकते हैं। ई सेल होता है, इसे अपन क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं EMF इजिकल टू EMF नॉट माइनस 0.0591 बाई N लॉग P/R, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो EMF और ई नॉट सेल एक ही बात होती है भाई, है ना। तो जो अपना EMF होता है, अब देखो ई सेल क्या है? ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। क्या है? प्रैक्टिकल, मतलब हकीकत में सेल ने इतना काम किया। देखो अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी यहाँ पर, कहाँ बताई थी भाई? हाँ, यहाँ समझो, मैंने तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल वैल्यू धारा निकाल के दी थी, है ना, कि वो धारा मतलब यहाँ पर विभवांत वो लग रहा है, प्रतिरोध लग रहा है ना। मतलब ये ई नॉट तो हकीकत में हो, मतलब इस डैनियल सेल का इलेक्ट्रोड मतलब हकीकत में कितना है? 1.1 वोल्ट है। ये किस में? मानक स्थितियों पर अपन जब कैलकुलेट करते हैं तब आता है, पर क्या हकीकत में ये इतना वोल्टेज दे पाता है? नहीं। प्रतिरोध के कारण और भी अन्य चीजों के, ताप के कारण, प्रतिरोध के कारण, पदार्थ के कारण, सब कारणों के कारण यह इतना प्रतिरोध हकीकत में तो नहीं दे पाता। मतलब एक किसी भी सेल का ई नॉट होता है
यानी ई नॉट वो तो मानक स्थितियों पर होता है, ये ई नॉट तो मानक स्थिति पर होता है। मानक मतलब निर्माण वाली स्थिति पर, निर्माण वाली स्थिति पर एक कैलकुलेटेड वैल्यू है, मानक अवस्था में है। ये सेल के निर्माण को बताता है कि इस ये सेल का क्या बताता है, निर्माण। ये क्या बताता है, ये सेल के कार्य बताएगा कि इतने इतने ये इतना कार्य कर सकता है। क्या है, ये इतना कार्य कर सकता है, ये सेल के निर्माण को बताएगा। समझ में आई बात है तुम्हें? ये सेल के निर्माण को बताता है ई नॉट, और ये इस सेल के कार्य को बताता है। ठीक है, क्या बताएगा, कार्य को बताता है। तो अपन को पता है कि ई सेल बराबर क्या है, ई सेल बराबर है माई, अपन को पता है कि ई सेल डेल्टा जी बराबर जी सेल बराबर होता है माइनस एन एफ ई सेल। होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। अगर डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसी स्थिति में मानक में नहीं है, और यहाँ डेल्टा जी क्या है, जी सेल क्या है, मानक में एन एफ सेल ई सेल है ना, ई सेल। ये मानक ई नोट, जो ई नोट है वो मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से आता है, मानक। अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पॉजिटिव है, मतलब गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या देंगे, नेगेटिव वैल्यू। मतलब अगर गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन पॉजिटिव है, मतलब इस तरह से अपन देखो, थोड़ा समझो। थोड़ा सा समझ लो, बस थोड़ा सा, बिल्कुल। अपन को बताया कि डेल्टा जी नॉट सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल है, ये अपने पास रिएक्शन है। अगर मैं यहाँ से ई नॉट निकाल लूँ, तो ई नॉट को इधर लाऊं तो ये इधर चल जाएगा, है ना, ये इधर चल जाएगा ई नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा जी नॉट सेल, और इस वैल्यू को इधर ले जाओ, इधर ले गए तो एन एफ, है ना, ये हो जाएगा। मतलब अगर डेल्टा जी नॉट क्या हो, डेल्टा जी नॉट क्या हो, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव हो, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो, मतलब ऐसे हो, प्रक्रम कैसा हो, ऐसे होता है। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होता है ऐसे होते प्रक्रम के लिए, ऐसे होते हो तो ई नॉट सेल क्या आएगा, नेगेटिव। क्या आएगा, नेगेटिव। अब थोड़ा कल बताएंगे ना।